स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज जो है कुछ एडिटोरियल एनालिसिस ज़्यादा ही थे, इसलिए ये सेकंड पार्ट है आज के एडिटोरियल एनालिसिस का। इससे पहले की वीडियो जो है अपलोड कर दी गई है, आप उसे देख सकते हैं और ये सेकंड पार्ट है। तो ये सेकंड पार्ट में जो है दो इश्यूज़ हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका डिसरप्टिव चाइना पाक नेक्सस, जिसमें बताया गया है कि कैसे जो है आपका दोनों पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो है एक नेक्सस बना हुआ है ताकि इंडिया को जो है कमज़ोर किया जा सके हर फ्रंट पे। इसके अलावा जो दूसरा इशू है वो इंडियन एक्सप्रेस का इशू है, जिसमें बताया गया है कि कैसे इंडिया ने बेहतर इन्फ्लेशन को मैनेजमेंट किया है रादर देन अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, इनफैक्ट इवन इन द यूरोप एंड ऑल्सो इन वेस्ट एशिया। तो इन्हीं दोनों पर जो है थोड़ा सा इशू है, वो आपका डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। डिसरप्टिव चाइना पाक नेक्सस, इसमें राइटर कहते हैं कि रिसेंटली चाइना ने जो है अपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप को फिर से एक बार मिसयूज़ किया है पाकिस्तान के लिए, जहां उन्होंने होल्ड पे डाल दिया है एक सैंक्शन, जिस सैंक्शन में ऐसी कोशिश की गई थी कि लश्कर तैयबा के एक टेररिस्ट को आपका ब्लैकलिस्ट किया जा सके, जो कि 2008 के मुंबई अटैक्स में भी इन्वॉल्व था। इसके अलावा चाइना ने इससे पहले जो है यूएस के एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट अब्दुल रहमान मक्की को भी ब्लॉक कर दिया था और उसका भी रेजोल्यूशन को पास होने नहीं दिया था। तो इस तरह की जो है एक्टिविटी चाइना करता रहता है। इनफैक्ट मसूद अज़हर को भी जो है 10 साल के लिए जब बैन लगाने की कोशिश की गई थी तो 2019 में उसको भी जो है ओपोज़ किया था चाइना ने। चाइना हर भरपूर कोशिश करता है पाकिस्तान को बचाने की, ताकि वो किसी भी तरह के गलत उसमें ना फंस सके। बावजूद इसके पाकिस्तान जो है आपका ग्रे लिस्ट में काउंट होता है देश की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। मैं आपको बता दूं कि ग्रे लिस्ट क्या होती है। ग्रे लिस्ट मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक लिस्ट है, जिसमें ग्रे लिस्ट में उन कंट्रीज़ को लेके आया जाता है जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं, और पाकिस्तान उसी ग्रे लिस्ट में माना जाता है। चाइना जो है हमेशा से मिसयूज़ करती रही है अपने P5 स्टेटस को। P5 स्टेटस का मतलब है आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो उनका स्टेटस है परमानेंट मेंबरशिप का, उसे P5 स्टेटस कहते हैं। तो राइटर यही कहते हैं कि चाइना जो है अपने P5 स्टेटस को बार बार मिसयूज़ करती रहती है, जो ग्लोबल एफर्ट्स हैं आपके टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ाई करने के, उनको वीक करती है इस तरह के काम करके। और अभी जो है दोनों पाकिस्तान और चाइना, इनकी कोशिश ये है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी की जा सके ताकि रीजनल इंस्टेबिलिटी लेके आ सकें साउथ एशिया में। और इस काम के लिए जो है बहुत सारे इन्होंने इनिशिएटिव अभी भी लिए हैं और पहले भी ले रखे हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इनका फोकस है वो है न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोलिफरेशन के ऊपर। और राइटर इसमें जो है कोट करते हैं AQ खान नेटवर्क को। मैं आपको बता दूं कि AQ खान नेटवर्क क्या है। AQ खान मतलब अब्दुल कादिर खान। अब्दुल कादिर खान जो है पाकिस्तान के एक लैब में साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 2004 में ओपनली ये कन्फेशन किया था कि उन्होंने जो न्यूक्लियर फार्मूला है या न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाने के जो भी तरीके हैं वो शेयर किए थे लीबिया, नॉर्थ कोरिया और बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ, ताकि वो अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकें। और उसके बदले मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है उन्होंने लिए थे। हालांकि बाद में जो है मुशर्रफ ने उन्हें माफ़ कर दिया था और उस पर कोई भी केस नहीं चलाया था। ये उनके मैटर हो गए। बाकी दूसरा ये है कि इसमें जो है नॉर्थ कोरिया को भी हेल्प किया है पाकिस्तान ने, ताकि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना सके। और चाइना जो है कॉन्टीन्यूसली हेल्प करता ही रहता है, चाहे वो 34M1 शॉर्ट रेंज मिसाइल्स देने की बात हो, चाहे वो चश्मा सीरीज़ ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स देने की बात हो। और चश्मा सीरीज़ ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स में सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस में भी बहुत मदद की है चाइना ने पाकिस्तान की। सेंट्रीफ्यूग्स में बता दूं आपको क्या होता है। ये एक प्रोसेस है जिससे यूरेनियम जो है एनरिचमेंट होती है, और यूरेनियम की एनरिचमेंट करने के बाद ही वो न्यूक्लियर रिएक्टर में अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो पाता है। उसी को सेंट्रीफ्यूग कहते हैं। चाइना पाकिस्तान के बीच में जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं, और ये 1960 से ही है, जब से इंडिया और चाइना के बीच में एक वॉर हुआ था। और चाइना की हमेशा से कोशिश रहती है कि वो इंडिया को बैलेंस करे, और इंडिया को बैलेंस करने के लिए वो पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करती है। चाइना का जो मिलिट्री एक्सपोर्ट है उसमें से 47% जो है पाकिस्तान को जाता है। इसके अलावा चाहे वो फाइटर जेट्स हों, के ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हो, एयरबोर्न वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम हो, बाबर क्रूज़ मिसाइल हो, और भी बहुत कुछ जो है हमेशा चाइना पाकिस्तान को मुहैया कराती है, ताकि वो इंडिया को जो है बैलेंस कर सके और पाकिस्तान जो है इंडिया को किसी ना किसी तरीके से प्रॉक्सी वॉर में उलझा के रखे। इसके अलावा आप सब ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में सुना ही होगा,
जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। और ये जो सी पैक है, जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं, ये इंडिया के पीओके से जाता है निकल कर। और आप जानते हैं कि पीओके जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिस पे इंडिया भी जो है अपना हक जमाता है। आप ये देख सकते हैं डायग्राम में, ये पीओके है और ये इंडिया और ये चाइना। तो ये जो है एक टेरिटरी है जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और इंडिया जो है इसके ऊपर अपने सोवरेनिटी राइट्स का वायलेशन मानता है, क्योंकि क्योंकि पाकिस्तान और चाइना ने बिना इंडिया के कंसल्टेशन पे ये कॉरिडोर यहाँ से निकाला है, जो कि डिसरप्टिव है दोनों ही इंडिया पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया चाइना के रिलेशंस के लिए भी। और चाइना ने जो है सी पैक प्रोजेक्ट इसलिए बनाया था ताकि वो फैसिलिटेट कर सके अपना डायरेक्ट लिंक कश्मीर टेरिटरी को, और इसके अलावा उसको सीधा एक्सेस हो जाए इंडियन ओशन, क्योंकि ये देखिए ये आपका जो है सीधा इंडियन ओशन की तरफ जा रहा है। इंडियन ओशन को एक्सेस करना चाहता था वो, ताकि इस जोन में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन के वो उभर सके। आज चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो है काफ़ी ट्रेड होती है, और पाकिस्तान को जो है सबसे ज़्यादा उधार अगर किसी ने दिया है तो वो चाइना ने दिया है, जो पूरे पाकिस्तान के कर्ज का 27% है। दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड ज़रूर है, लेकिन इस ट्रेड का फ़ायदा केवल और केवल चाइना को होता है, पाकिस्तान को इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। हालांकि बढ़ते हुए समय के अनुसार बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो उठ रहे हैं और वो अपना रोष प्रकट करते हैं, क्योंकि चाइना ने हमेशा से ही जो है बहुत एक्सप्लॉयटेटिव तरीके से वहाँ उसका इस्तेमाल किया है, और बहुत सारे उसमें जो है कर्जे में डाल दिया है पाकिस्तान को, जिसको एक इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म का भी नाम दिया जा रहा है। इसके अलावा जो चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन हैं जम्मू एंड कश्मीर को लेके, वो बदलते रहते हैं, उसमें कई तरह के बदलाव आगे पीछे देखने को मिले हैं। जैसे 1950s में चाइना का जो है पोजीशन था कश्मीर के ऊपर, वो बहुत ही न्यूट्रल था, और उसके बाद जब 1960s में जो है इंडिया और चाइना का वॉर हुआ, तो चाइना जो है खुल के सामने आ गया और ये कहने लगा कि इस कश्मीरी पीपल को जो है फ्रीडम देना चाहिए अगर वो फ्रीडम चाहते हैं तो। उसके बाद 1980s में जो है कुछ हद तक जो है इंडिया और चाइना के रिलेशन इम्प्रूव हुए, और इस रिलेशन इम्प्रूवमेंट के बाद चाइना ने ये स्टैंड लिया कि जो भी इशू होगा कश्मीर से रिलेटेड वो यूएन में ही रिजॉल्व होगा, और यूएन रेजोल्यूशंस के थ्रू ही उसको बायलैटरल एग्रीमेंट से जो भी कुछ सॉल्व हो सकता है वो किया जाएगा। लेकिन जब से आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ है इंडिया में 2019 में, तब से ही चाइना जो है कंसिस्टेंटली ओपोज कर रहा है इस इंडिया के इस मूव को, और 3 बार जो है उन्होंने कोशिश की कि ये इशू को जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेज़ कर सकें, लेकिन तीनों बार जो है उन्हें मुंह की ही खानी पड़ी। आगे राइटर कहते हैं कि चाइना ने जो है हमेशा से पॉलिटिकल सपोर्ट दिया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने भी जो है इसके बदले में कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर की है पॉलिटिकल एरेना में। जैसे पाकिस्तान जो है आपका एक्सटेंड करता है सपोर्ट चाइना को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में। आप जानते हैं कि चाइना में जो है यूगर मुस्लिम्स हैं, और यूगर मुस्लिम्स की बहुत गलत तरीके से इल ट्रीटमेंट की जाती है, लेकिन पाकिस्तान जो है ये काम करता है कि वो उनके लिए लॉबिंग करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में, और ये दिखाता है कि चाइना मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं है, वो कोई पर्टिकुलर ग्रुप है जो जानबूझ के जो है चाइना में किसी ना किसी तरीके से इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहता है, और उनका असली मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। वहीं पाकिस्तान जो है चाइना को इस बात के लिए भी बचाने की कोशिश करती है कि चाइना में एक प्रोविंस है जिसका नाम है ईस्ट तुर्किस्तान, जो कि वेस्टर्न चाइना में आता है, और वहाँ पे जो यूगर मुस्लिम्स हैं वो इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, अलग होना चाहते हैं चाइना से, और उसी को ही पाकिस्तान जो है बार बार कंडेम करता है, और ये दिखाता है कि वो स्ट्रांगली जो है उनके साथ है, इन यूगर मुस्लिम्स के साथ नहीं है। आप जानते हैं कि पास्ट में जो है पाकिस्तान यूएस के बहुत करीब हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जो है ये चाइना के क्लोज आने लगा, क्योंकि चाइना ने जो है आपका बहुत सारा पैसा पाकिस्तान को जो है लोन के रूप में दिया है। इसके अलावा हर चीज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी बड़ी सब चीज़ों के लिए मदद की है। वहीं चाइना ने आपका पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है ताकि वो अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर सके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में। यही नहीं, चाइना जो है यूज़ करता है पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी के लिए, ताकि वो मिलिट्री वॉर इनिशिएट कर सके इंडिया के अगेंस्ट में। और इंडिया जो आप जानते हैं कि एक न्यूक्लियर पावर है, तो वो चाहता है कि पाकिस्तान जैसी एक रोग स्टेट जो है हमेशा किसी ना किसी तरीके से कॉन्फ्रंटेशन करती रहे इंडिया के साथ, ताकि वो बैलेंस रख सके चाइना को, और वो सारा एक्सेस कर सके ग्वाडर पोर्ट और दूसरी सभी साइट्स इंडियन ओशन के अंदर। तो ये था वो आर्टिकल जो पूरा का पूरा राइटर कहते हैं। आगे हम वे फॉरवर्ड में इतना ऐड करना चाहेंगे कि अभी इंडिया को क्या करना चाहिए।
अभी इंडिया को ये करना चाहिए कि उसे अपने रिलेशंस जो हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ इम्प्रूव करने चाहिए, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग नेक्सस जो है बनता जा रहा है। दूसरी तरफ इंडिया को चाहिए कि वो इम्प्रूव करे अपने रिलेशंस वेस्टर्न एशियन पावर्स के साथ भी, ताकि वो स्ट्रेंथन कर सके एनर्जी सिक्योरिटी, एक्सपैंड कर सके अपना मरीन कोऑपरेशन और अपनी गुडविल को दिखा सके इन सभी पावर्स के साथ। वहीं दूसरी तरफ इंडिया को जो है अपना रशिया के साथ भी रिलेशन सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए यूएस के लिए, क्योंकि रशिया इंडिया का सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट और लॉन्ग टाइम और क्रेडिबल एलाय है। इसके अलावा इंडिया को चाहिए कि जो कश्मीर में जो भी अभी दिक्कतें हो रही हैं एब्रोगेशन 370 के बाद, कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा पॉलिटिकल आउटरीच कर सकें कश्मीर में और पैसिफाई करें, गुस्से को शांत करें उन लोगों के जिन्हें लगता है कि भारत सरकार जो है उनके खिलाफ है। वहीं इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, ताकि इंडो पैसिफिक एरिया में जो है यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ मिलके वो चाइना को काउंटर कर सकें और घेर सकें। यही इनिशिएटिव्स जो हैं काफ़ी होंगे आपके एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए। इसके बाद जो दूसरा आर्टिकल है वो है इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल आर्टिकल है, जिसमें राइटर बताता है कि कैसे जो है बेहतरीन तरीके से इन्फ्लेशन को मेंटेन किया है इंडिया ने, और दूसरे देशों को भी कुछ ना कुछ इंडिया से सीखना चाहिए। इसमें राइटर कहते हैं कि अभी रिसेंटली जो CPI इंडेक्स आया था उसमें इन्फ्लेशन 7% थी और होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो है 12.4% थी, जो दिखाती है कि इन्फ्लेशन जो है काफ़ी हद तक ज़्यादा हो गई है। और RBI का एक अपर बैंड है 6% का, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वो 6% तक मेंटेन करना होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से देखा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है फेल हो गई है इस इन्फ्लेशन को 6% के बिलो रखने में, और एंड दैट टू फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ये डिसाइड हुआ था 2016 की टारगेटिंग पॉलिसी में कि 6% अगर हो जाता है 3 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स तक तो इसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फेलियर माना जाएगा। तो इसीलिए ये अब जो है आ गया है और अब इसके लिए जवाबदेही देनी होगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है अब दांव पर है। हालांकि राइटर आगे कहते हैं कि ये एक नॉर्मल वक्त नहीं है, ये एक ऐसा वक्त है जहां पूरे वर्ल्ड को पहले कोविड-19 ने हिट किया, उसके बाद रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने आपका बुरी तरह से इसको हिट किया, और तीसरा जो है क्लाइमेट चेंज। अभी बहुत सारी जगहों पे स्ट्रॉन्ग हीट वेव्स देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर कमोडिटी के प्राइसेस और एग्रीकल्चर कमोडिटी की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी डिक्लाइन हुई है। वहीं राइटर ये भी कहते हैं कि आज का वर्ल्ड जो है एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, और किसी भी देश की परफॉर्मेंस को अकेले उसमें नहीं देखना चाहिए, उसे और मेजर कंट्रीज़ के जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके साथ रिलेट करके ही देखना चाहिए। इस कंपैरिजन के हिसाब से यूएस और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है इन्फ्लेशन 8 से 12% रही है और जीडीपी भी काफ़ी लो रहा है। वहीं इंडिया ने दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले अच्छा किया है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज जैसे कि टर्की, वहाँ इन्फ्लेशन 80% रही, पाकिस्तान में 27% रही और श्रीलंका में 64% रही। और दूसरे डेटास के अकॉर्डिंग राइटर कहते हैं कि ऑन एन एवरेज यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में जो है इन्फ्लेशन 7.9 थी ऑन एन एवरेज। वहीं एनडीए पीरियड में जो है मोदी जी की गवर्नमेंट में ऑन एन एवरेज 5.1% की इन्फ्लेशन है, जो दिखाता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो है एक अच्छा कंट्रोल किया है इन्फ्लेशन को अब काबू में रखने के लिए। वहीं आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी इन दोनों का ही काम है कि इन्फ्लेशन को 4 ± 2% बैंडविड्थ के अंदर रखें। मैं आपको बता दूं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी जो उसको ये बताया गया था कि आपको जो है लिमिट रखनी है इन्फ्लेशन की 4%, लेकिन इन केस अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो 4% से प्लस एक 2% और कर सकते हो आगे, तो ±2% की बैंडविड्थ दी गई थी, इससे आगे नहीं जानी। अगर 6% से ऊपर आपको चली गई तो उसके लिए आपको जो है जवाबदेही देनी होगी सरकार को। तो वही ये बता रहे हैं कि आरबीआई और एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन दोनों ने ही कोशिश की है इन्फ्लेशन को 4+0.2% बैंड लिमिट में रखने की, लेकिन इन्फ्लेशन जो है आपका आप अकेले नहीं देख सकते, इसका एक इम्पैक्ट जीडीपी ग्रोथ रेट पे भी होता है, इसलिए उसे भी कंसीडर करना ज़रूरी है और एक बैलेंसिंग एक्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़रूरत है बैलेंस बनाने की इन्फ्लेशन और जीडीपी में। वहीं आगे चलकर राइटर ऐसा बताते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है केवल और केवल इन्फ्लेशन ही टैकल नहीं करती, बल्कि दूसरी और भी चीज़ें करती है। जैसे इंडिया के अंदर फूड एंड बेवरेजेस का जो है 45% शेयर है सीपीआई बास्केट में, और मॉनेटरी पॉलिसी को ज़रूर है कि एक साथ
एकजुट होकर काम करे फिस्कल पॉलिसी के साथ, ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी के साथ, फूड एंड एग्रीकल्चर पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी के साथ, और तभी जो है इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होगा इकोनॉमी में। तो ये कहना चाहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कोई भी काम अकेला नहीं कर सकती, उनको कोई भी काम अगर करना है तो फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी और दूसरी सभी पॉलिसीज़ को ध्यान में रखकर करना पड़ता है। तो ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अकेला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इसमें गुनाह नहीं है कि आज इन्फ्लेशन इतनी ऊपर पहुंच गई है, दूसरे सभी फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। वहीं अभी जो गवर्नमेंट का डिसीजन है कि वो रशिया से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करेगी सस्ते दामों पे, माना जा रहा है कि ये डिसीजन जो है एक इन्फ्लेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के तहत लिया गया है। आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन मैनेजमेंट जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स का एक बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं आगे चलकर राइटर कहते हैं कि फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो है उसे टाइटन करने की ज़रूरत है। टाइटन करने का मतलब है यहाँ पे कि बहुत सारा पैसा अगर मार्केट में लिक्विडिटी है तो उस लिक्विडिटी को सक करने की ज़रूरत है ताकि लोगों के हाथ में कम पैसा रहे और वो कम खर्चा करें। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसको भी कम किया जाए, इसी को फिस्कल टाइटनिंग कहते हैं। क्योंकि राइटर कहते हैं कि फिस्कल पॉलिसी में अब जो है टाइटनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जो है 10% से ऊपर 10% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है लास्ट 3 ईयर से लगातार, जो कि अपने आप में जो है इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट कर रहा है। क्योंकि बार बार अगर फिस्कल डेफिसिट किसी भी कंट्री का ज़्यादा है तो वहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा ही देखने को मिलती है। वहीं राइटर कहते हैं कि ये अब देखना होगा वर्ल्ड को कि कैसे वो इंडिया से लर्न कर सकता है इन्फ्लेशन को मैनेज करना और अपने जीडीपी को भी प्रोटेक्ट करना, क्योंकि इंडिया ने किसी को भी मिसलेड नहीं किया है और कोई एक्सेसिव स्टिमुलस भी नहीं दिया है कंजम्पशन डिमांड बढ़ाने के लिए, बल्कि सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में लगाया गया है ताकि उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जीडीपी के ऊपर और फ्यूचर में डिमांड भी क्रिएट हो। वहीं आगे चलते हुए राइटर कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल होगा कि इन्फ्लेशन को 4% पे कंट्रोल रखना और जीडीपी को 7%, क्योंकि इन्फ्लेशन और जीडीपी दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से इंटर रिलेटेड हैं और अगर किसी भी देश का जीडीपी बढ़ता है तो ऑब्वियसली वहाँ इन्फ्लेशन भी बढ़ती ही है और ये बहुत मुश्किल है कि इन्फ्लेशन बढ़ती रहे और ये बहुत मुश्किल है कि ग्रोथ बढ़ता रहे और इन्फ्लेशन घटती रहे, ऐसा होना नामुमकिन सा है। लेकिन अगर इंडिया बेटर इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट करे तो बहुत सारी चीज़ों पे जो है कंट्रोल पाया जा सकता है। जैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि फ्रीबीज़ में इन्वेस्ट ना कर कर रूरल एरिया में इन्वेस्ट करें ताकि ज़्यादा फोकस कर सकें हाई और प्रोडक्टिव जॉब्स के ऊपर। वहीं बेटर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं और इम्प्रूव करें एग्रीकल्चर को, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को और एमएसएमईज़ को। वहीं ज़्यादा से ज़्यादा जो है बजट एलोकेशन करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ताकि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हम अडॉप्ट कर सकें और इंक्रीज़ कर सकें हम फूड सप्लाई को। वहीं ज़रूरत है कि आप जानते हैं कि बार बार जो है क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो गई है मॉनसून के अंदर, तो हमें स्टेबल और हाई फार्म प्रोडक्टिविटी चाहिए और ये तभी हो सकता है जब हम क्लाइमेट वैगरीज से लड़के एक बेहतर सिस्टम अप्रोच बनाएं और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को अडॉप्ट कर लें ताकि हम फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। वहीं दूसरे तरफ ये भी देखने की ज़रूरत है और स्टेप लेने की ज़रूरत है कि हम रैशनलाइज करें उन सभी सब्सिडीज़ को, जैसे फूड और फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़, जो कि ऑलरेडी 5 ट्रिलियन से ज़्यादा आपका 2022-23 में जा चुकी हैं। स्पेशली आप जानते हैं कि फूड के ऊपर जो है अभी बहुत बड़ी एक मैसिव स्कीम चल रही है जहां लोगों को जो है फ्री में अवेलेबल कराया जाता है फूड, और फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ तो ऑलरेडी प्रोग्रेस में है ही बहुत पहले से। तो इन फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ और फूड सब्सिडी को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, मतलब जो इसका रियल बेनिफिशरी है, जिसको असलियत में इसकी ज़रूरत है, सिर्फ उन्हें ही दें, हर किसी को ना दें, क्योंकि इससे जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन सरकार के ऊपर ही बढ़ेगा। वहीं आगे राइटर ये भी कहते हैं कि इस साल में लगता है कि इन्फ्लेशन कम नहीं हो पाएगी और 7% के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। वहीं ये भी देखा जा रहा है कि जीडीपी ग्रोथ जो है कम हो सकता है और वैसा नहीं होगा जैसा आरबीआई और आईएमएफ ने फोरकास्टिंग की थी। लेकिन अगर किसी भी तरीके से इंडिया 7% ऑफ जीडीपी तक मैनेज कर लेती है और 7% ऑफ इन्फ्लेशन तक मैनेज कर लेती है तो ये जो है कुल मिला के एक अच्छा वो माना जाएगा कि अच्छा पूरा का पूरा परफॉर्मेंस रहा इंडिया का और एक डिज़ायरेबल आउटकम भी है। तो यही थे आपके 2 आर्टिकल्स जो सेकंड पार्ट में हमने कवर किए हैं। इन आर्टिकल्स की पीडीएफ के लिए आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। और इस तरह के रोज़ एडिटोरियल एनालिसिस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।